अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ बेटा वो है मई जून 2024 और उसका वेरिएंट 42 ओ लेवल एटीपी। बेटा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा लिखा है आई स्टूडेंट फाइंड्स अमाउंट ऑफ आयरन 2 आयन्स इन अ सॉल्यूशन बाय टाइट्रेशन। देखो आयरन 2 आयन है ना, तो आयरन 2 आयन ऑक्सीडाइज होके क्या बना सकता है, आयरन 3 आयन। तो हम इसे रेडॉक्स टाइट्रेशन के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम यहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें। बेटा आगे देखिए क्या बोलता है ये। The student uses a volumetric pipette to add 25 centimeter cube of iron 2 sulfate in conical flask. 25 centimeter cube in conical flask. यानी कि एक बच्चा है जिसने एक कॉनिकल फ्लास्क में एक्वस आयरन 2 आयन का सॉल्यूशन डाला होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब से। आगे देखिएगा, add approximately 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू द फ्लास्क। खुद से कह रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा हमें इसकी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है। अच्छा, हम क्यों डालते हैं बेटा एसिड इसके अंदर, ताकि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, टू प्रोवाइड, आपने अक्सर सुना होगा एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। और जैसे आप आइंस का टेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो उसमें आपको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, एक्यूरेटली ज़रूरत नहीं होती, बस आप अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा डाल देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ एसिडिफिकेशन के लिए है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, स्लोली एड्स एक्वस पोटेशियम मैंगनीट 7 KMnO4 to the conical flask until the solution just turns pink। अच्छा, पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा, होगा क्या यहाँ देखिएगा। देखो बेटा ये क्यों कह रहा है ऐसा ना, आपको समझ में भी आनी चाहिए ना बात। आपने यहाँ लिखा हुआ है KMnO4, ठीक है, ये किस कलर का होता है, पिंक या पर्पल। पिंक भी लिख सकते हैं और पर्पल भी लिख सकते हैं। अब होगा क्या, नीचे फ्लास्क में आयरन 2+ आयन है, जब आप ब्यूरिट से फ्लास्क में KMnO4 ऐड करेंगे तो वो जो पर्पल या पिंक ड्रॉप होगा वो नीचे रिएक्ट करने के बाद कलरलेस हो जाएगा, और आयरन 2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन 3+ में। जब एक एक करके फ्लास्क में सारे का सारा आयरन 3+ खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अब जब आयरन 2+ खत्म हो जाएगा और वो सब का सब आयरन 3 में कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या होगा, उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा KMnO4 डालेंगे आफ्टर द एंड पॉइंट, यानी रिएक्शन खत्म होने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा बेटा कि पूरा सॉल्यूशन इस पर्पल या पिंक कलर की वजह से पिंक या पर्पल हो जाएगा, ये कह रहा है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आपको याद है हम कहते थे टाइट्रेशन के अंदर हम लोग कलर चेंज हमेशा फ्लास्क टू ब्यूरेट लिखते हैं। तो ब्यूरेट में क्या है, पिंक, और फ्लास्क में क्या है, बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है आयरन 2+ का, तो लाइट ग्रीन भी लिख सकते हैं और कलरलेस भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। तो लाइट ग्रीन लिख दो या कलरलेस लिख दो, एक ही बात है। तो लाइट ग्रीन या कलरलेस, ऊपर क्या है, पिंक। तो हमें अगर अगर कलर चेंज लिखना होता तो हम क्या लिखते, फ्लास्क टू ब्यूरेट में कलरलेस टू पिंक, तो यानी एंड का कलर क्या होता, पिंक। इसने भी यही लिखा हुआ है, कलरलेस टू पिंक या पर्पल। बेटा तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखिए बेटा, फिगर 1.1 शोज द apparatus द स्टूडेंट यूजेस। ठीक है, रिपीट द स्ट्रेटजम सेवरल टाइम। फिगर 1.1 shows the apparatus the student uses to measure the volume of dilute sulfuric acid। ठीक है, ये आपने dilute sulfuric acid जो डाला है, एसिड H+ आयन, उसके लिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे। नेम द apparatus, मेजरिंग सिलेंडर। बेटा
measuring cylinder. आगे देखिए लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट डज नॉट नीड टू यूज वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फेट. जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक पिपेट तो एक्यूरेसी के लिए होता है, एक्यूरेट के लिए होता है, इसमें जरूरत ही नहीं है. तो इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, इट प्रोवाइड्स acidic medium, hence does not need to be precise. बेटा जरूरत नहीं है. और मैंने आपको क्या कहा, उसने हिंट आपको पहले से दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, ठीक है, उससे भी पता चल गया. Describe how the student uses volumetric pipette to measure 25 centimeter of aqueous iron 2 ion sulfate safely. Volumetric pipette आपने यकीनन देखी होगी बेटा, ऐसी होती है, यूं करके, यूं, और ये 25 सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, यहां मार्क होगा, मार्क. अब सवाल ये है कि इस पिपेट में आप सॉल्यूशन फिल कैसे करेंगे. जाहिर बात है बेटा, अगर आप इसको मुंह से फिल करेंगे तो सॉल्यूशन मुंह में जाने का खतरा होगा. तो हम करते क्या हैं, जैसे वो पोलियो ड्रॉप होते हैं ना, उसके ऊपर एक रबर का वो लगा होता है, फिलर टाइप का, इसी तरह यहां पे भी एक बल्ब टाइप का होता है, सही है, रबर का, ठीक है, जो इसको, इसमें सॉल्यूशन सक कर सकता है ऊपर तक, मार्क तक. इसे कहते हैं पिपेट फिलर. सेफ्टी पूछ रहा है ना, सेफ्टी का मतलब मुंह में ना चला जाए सॉल्यूशन, तो इसे कहते हैं पिपेट फिलर बेटा. तो आप पिपेट में सॉल्यूशन कैसे फिल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिपेट फिलर बेटा, ठीक है. यूज तो आप लिख दें सिंपल, यूज अ पिपेट फिलर to suck solution up to the mark. ये सेफ्टी हो गई, ठीक है. नेम, अच्छा अक्सर कभी कभी ना ये सवाल, व्हाट इज द सेफ्टी एपरेट, व्हाट इज द सेफ्टी ऑफ द पिपेट, ऐसे भी डायरेक्ट भी पूछते थे. तो पिपेट फिलर, ठीक है. नेम द apparatus द स्टूडेंट यूजेस टू ऐड aqueous potassium manganate टू द फ्लास्क. नेम द apparatus, ठीक है, यानी आपने इस apparatus का नाम बताना है. आपने किस चीज से ऐड किया है. टाइटेशन में अगर नीचे फ्लास्क है तो ऊपर क्या होती है, ब्यूरेट. लिखेंगे बेटा, सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन, ब्यूरेट लिखेंगे बेटा, ठीक है. आगे देखिए, स्टेट व्हाई द स्टूडेंट डज नॉट नीड टू ऐड एन इंडिकेटर. आपको याद होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हम लोग इंडिकेटर यूज नहीं करते, सिंपल टाइट्रेशन में करते हैं, क्योंकि रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ कलर चेंज शो कर देते हैं एट द एंड पॉइंट. तो वही बात आपसे पूछी है उसने कि हम क्यों नहीं इस रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर या इस टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर यूज क्यों नहीं कर रहे. तो आप लिखेंगे सर बिकॉज KMnO4 itself shows color change at endpoint. आगे देखो, explain how the student knows when they have done enough titration. Enough titrations कैसे पता चलती हैं आप, मतलब आपको कैसे पता चला कि यार अब मुझे मजीद टाइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. आपको याद होगा टाइट्रेशन के अंदर दो क्लोज रीडिंग आने का होना जरूरी है, और वो दो क्लोज का अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड होता है 0.2. जरूरी नहीं है, बट ओ लेवल के बच्चों के लिए वो लोग एक स्टैंडर्ड बना दिया कि यार 0.2 का डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है. तो अगर दो रीडिंग्स में 0.2 का डिफरेंस आ रहा हो तो इसका मतलब है अब आपने टाइट्रेशन सही कर ली. लेकिन अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है. तो टू रीडिंग्स of
0.2 centimeter cube difference are obtained for accuracy of titration. तकरीबन 0.2 का, ठीक है। तो अगर दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं जिनमें 0.2 का डिफरेंस आ रहा है बेटा, तो आप कह सकते हैं कि अब मेरी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा। A student investigates the temperature change when solid completely dissolved in water। ठीक है, एक सॉलिड है, आपने डिसॉल्व किया, आपने टेम्परेचर चेंज चेक किया, हमें नहीं मालूम वो एक्सो है या एंडो। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो उसका डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, और अगर टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। द स्टूडेंट मेजर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर and pour it into a beaker। ठीक है, use thermometer to measure the initial temperature of the water in the beaker। ठीक है, record this temperature in table 2.1 at 0, यानी इनिशियल टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, 0 सेकंड पे उसने टेबल में लिखा हुआ है। आगे देखें क्या बोलता है, adds a sample of solid to the beaker and start stopwatch। जैसे ही आप सॉलिड डालें स्टॉपवॉच को ऑन कर दें। स्टेट द मिक्सचर, बार बार उसको ग्लास रॉड से मिक्स करते रहें ताकि यूनिफॉर्म हीट रहे पूरे सॉल्यूशन में। स्टेट द मिक्सचर, रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड टाइम एट 60 सेकेंड इंटरवल्स। ठीक, हर 60 सेकेंड के बाद स्टॉप वॉच पे टाइम देखते रहें और मतलब टेम्परेचर देखते रहें, टोटल 300 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शोन इन टेबल 2.1। 0 पे दिया हुआ है 19.5, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और 300 पे देख लेते हैं क्या है, दो ब्लैंक छोड़े हुए हैं 120 और 300, उसने ब्लैंक छोड़े हुए हैं। क्या लिखता है नीचे, 2.1 shows the results for 120 सेकेंड एंड 300 सेकेंड्स। ओके, तो आपने रिकॉर्ड द वैल्यू फ्रॉम द फिगर 2.1 टू द नियरेस्ट 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आप गौर से देखें, मैं इसे थोड़ा जूम करता हूं, जरा देखिएगा, आप चेक करें बेटा, ये 10 है और ये 20 है। ठीक है, और इसके बीच में कितने खाने हैं जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक जो मिनिमम लीस्ट काउंट है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है। यही मतलब हो गया ना इसका। अब देखिए, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13। अच्छा, आप चेक करें 13 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में, 13 के सेंटर, और जूम करूं, ये देखिए 13 के सेंटर, तो इसका मतलब ये होना चाहिए 13.5 बेटा। एक हो गया, आगे देखिएगा, दूसरे को देखते हैं, यहां देखिए, ये मुझे एग्जैक्टली मुझे लग रहा है 15 ही है। ठीक है, हो गया ये, तो असल में थोड़ा उसको ताकि क्लियर नज़र आ जाए, क्योंकि वो उसने खुद कहा है 0.5 तक को काउंट करना है। तो बेटा 120 पे लिख दें आप 13.5, और 300 पे आप लिख दें बेटा 15। अच्छा देखें, एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है, देखिए और से देखिए, ये डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और से देखिए, यानी 13 पहले 19.5 से कितना हुआ 60 सेकंड में, यानी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, सॉलिड ऐड करने पर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, उसके बाद वो टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेसिकली ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था। तो आपने सॉलिड डाला, उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। अब सवाल ये है कि सर जो टेम्परेचर है वो वापस से राइज क्यों कर रहा हो, तो डेफिनेटली वो बेटा सराउंडिंग से हीट वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसलिए वो ऊपर जा रहा है, आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं। वो का है तो, लेकिन बहुत ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और से देखिए, फिर भी आपका इनिशियल और आपका फाइनल जो है वो चेक करें, फाइनल टेम्परेचर आपका ड्रॉप ही है, यानी ये पूरा रिएक्शन एंडोथर्मिक ही है, और पहले वाले में हमें समझ में आ गई पूरी बात। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हीट लॉस हीट गेन का ख्याल नहीं किया गया। किसी भी
एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर हमेशा हीट लॉस या उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर हीट लॉस हीट गेन का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है, इसने यहाँ बीकर यूज़ किया है, जबकि इसको प्लास्टिक या पॉलीस्टाइरीन कप यूज़ करना चाहिए था, ताकि जो एनर्जी हीट चेंज है वो जो जो हो रहा हो वो विद इन द सिस्टम हो रहा हो, सराउंडिंग का उससे कोई लिंक ना हो। खैर, देखते हैं आगे क्या बोलता है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज। अब इसने मैक्सिमम पूछा है तो हम इनिशियल और फाइनल देख लेते हैं। बेटा आपका फाइनल इनिशियल टेम्परेचर है 19.5, फाइनल है आपका 15, तो 19.5 माइनस 15 कर दोगे तो वह आ जाएगा 4.0 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं सॉरी 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 19.5 माइनस 15 होगा 4.5, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए क्या बोलता है। डिस्क्राइब द ट्रेंड्स शोन इन रिजल्ट इन टेबल 2.1। तो इनिशियली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। शुरू में देखें बेटा, डिक्रीज हुआ और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिखेंगे टेम्परेचर। उसने बोला ना ट्रेंड बताना है 2.1 टेबल का, तो ट्रेंड देख के बताना है। तो टेम्परेचर decreases initially, then increases beta. Suggest the temperature of the mixture if it is left for 60 minutes। आपने अपने मिक्सचर को 60 मिनट का मतलब 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। सपोज करो एक रिएक्शन, उसका उसका टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर कितना था, 15 था, आपने उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, क्या होगा, वो वापस से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये आपका रूम टेम्परेचर है ना, इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, ऐसा होगा क्यों? क्योंकि बेटा हीट फ्लोज की वजह से। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और वापस से 19.5। और अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा होता 19.5 से, तो ये सराउंडिंग को हीट लूज करता और वापस से आ जाता। तो ये तो फिनोमिना है हीट फ्लो का। अब देखिए क्या बोलता है ये, कहता है एक्सप्लेन योर आंसर टेम्परेचर आफ्टर 60 मिनट। वापस से वही होगा जो रूम टेम्परेचर था 19.5, सही है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे बेटा, तो इट विल डेफिनेटली एब्जॉर्ब heat from the surrounding, solution will absorb heat from surrounding। explanation देनी है because of heat flow phenomena बेटा, हीट फ्लो फिनोमेना। तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होता आपके रूम टेम्परेचर से, तो वो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर देता। हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हायर टू लोअर बेटा, सही है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जाहिर बात है सराउंडिंग हॉट है और आपका सिस्टम कोल्ड है, तो सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब होगी और टेम्परेचर राइज करके 19.5 पे आ जाएगा। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर। तो बेटा एंडोथर्मिक हो गया। एक्सप्लेन हाउ रिजल्ट्स इन टेबल 2.2 सपोर्ट योर आंसर। अब जाहिर बात है डिस्क्रिप्शन में पहले लिख दो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या देखो, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एज द सॉलिड डिसॉल्व, ठीक है। टेम्परेचर decreases by dissolving solid। Explain why it is important for the student to stir them। बार बार उसको ग्लास रॉड से मिक्स करते जाए, सही है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक श्योर, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो रही है, आसान सा सवाल है ये तो। टू मेक श्योर
heat is distributed evenly in solution. आगे देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज कैलकुलेटेड इज नॉट, बोल्ड में लिखा हो, द ट्रू वैल्यू फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, दिस मे बी बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द टेम्परेचर आर नॉट मेजर्ड प्रिसाइजली. एक्सप्लेन हाउ टू ऑब्टेन मोर प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट. अब देखो कितनी सिंपल सी बात है. मुझे ये बताओ, आप टेम्परेचर मेजरमेंट किससे करते हैं? थर्मोमीटर से. अब वो कह रहा है यार ये प्रिसाइज नहीं है, तो आप इसे प्रिसाइज करें. मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, अभी जो आप करंटली टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, मैं से फिर से वो करता हूं, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाला टेम्परेचर, जिसमें ग्रेजुएशन 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो, तो बेटा आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. यस और नो? और कम 0.5 वाला ले लें, 0.1 वाला ले लें, और कम ले लें. सही है, तो यूज करना चाहिए हमें एक, देखो अपने क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेन कर देता है. आपसे कह रहा है ना, ऑब्टेन मोर प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट. तो टेम्परेचर मेजरमेंट किस चीज से होती है? टेम्परेचर मेजरमेंट होती है थर्मोमीटर से. ठीक है, तो आप लिखेंगे यूज अ थर्मोमीटर, क्योंकि वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, हम लेस देन 1 पे आते हैं. यूज अ थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड टू लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम वाला ले लो, तो इंशाल्लाह आपका वो जो प्रिसीजन है और ज्यादा बढ़ जाएगी. द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज कैलकुलेटेड, ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज आपने कैलकुलेट किया इज लेस देन द ट्रू वैल्यू, यानी कि आपकी कैलकुलेशन में एरर्स आ गए. फॉर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस अदर देन द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट. रीजन बताओ. तो बेटा डेफिनेटली आपने जो है वो यूज किया हुआ है, ग्लास का बीकर यूज किया हुआ है, तो उसके जाहिर बात है वो हीट गेन करेगा फ्रॉम सराउंडिंग, तो टेम्परेचर एंडोथर्मिक है. ठीक है, मैं आपको एक जर्नल बात बताता हूं, पहले अलग से याद रखिएगा बेटा हमेशा. एक्सोथर्मिक के लिए हीट लॉस टू द सराउंडिंग कॉमन एरर है, और एंडोथर्मिक के लिए हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग कॉमन एरर है. कभी भी आप टेम्परेचर मेजरमेंट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इंथैल्पीज का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर ये कॉमन एरर होते हैं. जाहिर बात है हमारा सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं होता, और अक्सर ना इन दोनों के लिए आपसे सजेशन पूछता है, जैसे अभी पूछिए इंप्रूवमेंट. तो बेटा याद रखिएगा, चाहे हीट लॉस रोकना हो या हीट गेन रोकना हो, तो आपको लैगिंग कर लेनी चाहिए, लिड लगा लेना चाहिए. जो ग्लास के बीकर हैं उसकी जगह आपको पॉलीस्टाइरीन कप यूज करने चाहिए. प्लास्टिक के होते हैं वो, उसको पॉलीस्टाइरीन कप बोलते हैं. ये जर्नल बात हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, अब आप देखें रीजन क्या बताएंगे कि हमारा एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं आई. तो हम बोल सकते हैं हीट, ये एंडोथर्मिक है तो हीट गेन बोलूंगा. एक्सो होता तो हीट लॉस बोलता. हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग्स. बेटा इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो? यूज पॉलीस्टाइरीन कप इंस्टेड ऑफ ग्लास बीकर. बेटा ठीक है, प्लास्टिक ज्यादा अच्छे इंसुलेटर होते हैं. ब्लैंक पेज है, आगे चलिए. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, थर्ड.
A student does a series of experiments to investigate solution R. Solution R. The student leaves a wooden splint with one end dipped into R. एक लकड़ी का वो है, उसने उसको डिप कर दिया, ठीक है, एक एंड सॉल्यूशन के अंदर फॉर 10 मिनट्स, ताकि वो कुछ सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर ले. The student then places the damp end of the wooden splint into the flame of Bunsen burner with air hole open. ये आ गया एयर होल ओपन. जरा एक छोटी सी बात आपको बताऊं, ये जो स्प्लिंट होता है ना, सॉरी ये बंसन बर्नर होता है, इसको जरा देखिए, कुछ ऐसा होता है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, ये ऐसा होता है. देखिए यहाँ पर ना ऐसे गैस की, यहाँ से गैस होती है, ठीक है, और इसमें ना इस जगह पर, यहाँ पर ये होता है होल फॉर एयर. क्यों? जाहिर बात है, सपोज करो ये मीथेन गैस है, सपोज करो घर में मीथेन होती है, जब ये गैस यहां आएगी, ठीक है, तो इसे कंबस्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एयर की. तो अगर ये होल बंद होगा तो बेटा कंबशन नहीं हो पाएगी ना. फिर ये जो, एक मिनट सॉरी, ये अगर होल बंद होगा तो आप मीथेन को कैसे जलाएंगे? नहीं जला सकते ना. तो करते क्या है हम लोग, इस एयर को कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ एक छोटा सा वेल्व टाइप का लगा होता है जिससे आप एयर कंट्रोल कर सकते हैं, कम एयर ज्यादा एयर, ठीक है. तो उससे ये फ्लेम बढ़ता भी है और कम भी होता है. तो एयर क्यों जरूरी होती है बेटा? गैस को कंबस्ट करने के लिए, या जो आप फ्यूल ले रहे हैं उसे कंबस्ट करने के लिए. तो ये एयर होल ओपन रखोगे तो कंबशन अच्छी हो जाएगी, यानी कंप्लीट कंबशन होगी, वरना तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करेगा आपके साथ, ठीक है. एक बात. दूसरी एक और बात याद रखिएगा, जब भी एयर फुली ओपन होगी तो ये जो फ्लेम होगा ये हमेशा ब्लू कलर का होगा. ब्लू कलर फ्लेम होता है, निशानी है. वरना क्या होगा, अगर जैसे सपोज करो आपने एयर होल ओपन नहीं रखा हुआ या कम किया हुआ, तो ये ब्लू नहीं होगा बल्कि ये येलो फ्लेम होगा. तो उसे ओपन करने के लिए, ताकि वो कंप्लीटली ब्लू हो जाए. अब सवाल ये है सर कि ब्लू फ्लेम होना जरूरी क्यों? क्योंकि बेटा जब आप टेस्ट फॉर आइन वो करते हैं, टेस्ट फॉर आइन का या फ्लेम टेस्ट करते हैं टेस्ट फॉर आइन के अंदर, तो वो ब्लू से डिफरेंट कलर्स पहचानना आसान हो जाता है, ठीक है. तो इस वजह से इसका कलर क्या होना चाहिए? ब्लू. तो ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये इसके साथ होता है. अगर आपने देखा है बंसन बर्नर तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्रॉब्लम की बात है. आगे देखिए क्या बोलता है. कहता है द स्टूडेंट कंक्लूड दैट आर कंटेन्स सोडियम आयन, ठीक है. स्टेट द ऑब्जर्वेशन विच अलाउज द स्टूडेंट टू मेक दिस कंक्लूजन. तो बेटा ब्लू फ्लेम, अरे यार स्टेट बोल रहा है ना, तो एक ही बात लिख दो, छोड़ो. हमने लिखा येलो फ्लेम हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? येलो फ्लेम. उसके बाद बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई एयर होल ऑन द बंसन बर्नर मस्ट बी ओपन. वही वाली बात पूछ ली, व्हाई व्हेन डूइंग दिस फ्लेम टेस्ट. अब देखो सोडियम आयन का टेस्ट येलो फ्लेम दे रहा है, आप एयर ओपन नहीं करेंगे वो भी येलो फ्लेम होगा, तो फर्क कैसे पहचानोगे? कैसे नहीं पहचान पाओगे ना. तो इसलिए सही है, एयर होल मस्ट बी ऑन या ओपन because to provide sufficient oxygen to burn gas completely and for
ब्लू फ्लेम बेटा, वरना नहीं होगा ना। द स्टूडेंट एड्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू आर, ठीक है, आपने नाइट्रिक एसिड डाला उस सॉल्यूशन के अंदर, ओके। अच्छा, सोडियम आयन तो आ गया, अब आर में आपने नाइट्रिक एसिड डाला। स्टूडेंट ऑब्जर्व एफरवेसेंसेस। अब आप देखें एसिड एफरवेसेंसेस किसके साथ देता है, कार्बोनेट के साथ। अ कलरलेस गैस, ठीक है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो कंफर्म हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सॉल्यूशन आर में कार्बोनेट है। स्टेट द कंक्लूजन फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, तो आर कंटेन कार्बोनेट्स, ठीक है, आर मस्ट कंटेन carbonate ions because of carbon dioxide gas production। आगे देखिए, द स्टूडेंट एड्स एक्वस बेरियम नाइट्रेट टू सम ऑफ द मिक्सचर। अब बेरियम नाइट्रेट किसके लिए यूज किया जाता है, बेरियम सल्फेट के लिए, यानी आप सल्फेट चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर B1, द स्टूडेंट कंक्लूड आर कंटेन्स सल्फेट आयन, देखो लिखा हुआ उसने। स्टेट द ऑब्जर्वेशन विच अलाउज द स्टूडेंट टू दिस कंक्लूजन। आपको कैसे पता चला कि सल्फेट है, तो बेरियम के साथ सल्फेट क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट precipitate। The student adds aqueous silver nitrate to some of the mixture। अब aqueous silver nitrate क्यों ऐड किया जाता है बेटा, क्लोराइड के लिए, ब्रोमाइड के लिए, आयोडाइड के लिए। क्लोराइड का कलर व्हाइट, ब्रोमाइड का कलर ऑफ व्हाइट या क्रीम, और आयोडाइड येलो। द स्टूडेंट ऑब्जर्व अ कलरलेस सोल्यूशन, ओ इसका मतलब है हेलाइड्स नहीं है। स्टेट कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या करोगे, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डालें और कोई पीपीटी ना आए, इसका मतलब है हेलाइड्स आर एब्सेंट, हेलाइड्स आर एब्सेंट, इसमें हेलाइड्स नहीं है। हेलाइड्स किसे कहते हैं बेटा, दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, नहीं है इसके अंदर। आगे आ जाओ, द स्टूडेंट एड्स एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू आर एंड वार्म द मिक्सचर। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो और उसको हीट कर दो, किस आयन का टेस्ट है, अमोनियम आयन का टेस्ट, NH4+ का। डिस्क्राइब अ टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू शो दैट आर डज नॉट कंटेन अमोनियम आयंस। आपको बोल रहे हैं बताओ कि कैसे मतलब प्रूव होगा कि ये अमोनियम आयन नहीं है। तो टेस्ट किससे करोगे, हाउ, तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और तुमने सॉल्यूशन को हीट किया, फिर आप टेस्ट क्या करते हो, आप करते हो मॉइस्ट लिटमस पेपर से। कौन सा, रेड। क्यों, क्योंकि अमोनिया प्रोड्यूस होती है और वो क्या कर देती है, उसको ब्लू कर देती है, क्योंकि वो अल्कलाइन है। आपको याद होगा बेटा कि अमोनियम आयन हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अगर आप इसे हीट कर दें तो वाटर के साथ क्या प्रोड्यूस होती है, अमोनिया गैस। और अगर डज नॉट कंटेन अमोनियम आयन, इसका मतलब है अमोनिया प्रोड्यूस नहीं हो रही, और अमोनिया अगर होती तो वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देती बेटा, ब्लू। तो टेस्ट क्या लिखोगे, मोइस्ट रेड लिटमस, लिटमस डज नॉट चेंज कलर, ठीक है। अगर अमोनियम होता तो कलर चेंज होता, क्या होता, रेड टू ब्लू, क्योंकि अमोनिया अल्कलाइन गैस है। सोल्यूशन आर इज मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, वो जो आर था उसमें दो डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड है। सजेस्ट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड। देखो सुनो, यहां पे कंफर्म हो गया था सोडियम है, ठीक है, यहां कंफर्म हो गया था सल्फेट है, ठीक है, सल्फेट, ये रहा, दो हो गए, और सोडियम सल्फेट है, और क्या है, और कार्बोनेट है, ये रहा। तीन चीजें कंफर्म हो गई। अब आप बना सकते हैं ना, क्या क्या कंफर्म हो गया, सोडियम आयन कंफर्म है,
कार्बोनेट आयन कंफर्म है और सल्फेट आयन कंफर्म है। तो बताओ कौन से दो सॉल्ट मिक्स किए हैं? एक हो गया सोडियम कार्बोनेट, एक हो गया सोडियम सल्फेट। नेम पूछ रहा है तो नाम लिखो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट टेस्ट अ डिफरेंट सोल्यूशन पी, ठीक है, एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर द सोल्यूशन कंटेन क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन। यानी एक होता है वाइट, एक होता है ऑफ वाइट। तो कभी कभी वाइट और ऑफ वाइट में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है ना यार। आपको मैं बोलूँ यार ये वाइट है और ये ऑफ वाइट है, तो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब वो यही बात कर रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है द स्टूडेंट ऑल्सो हैज एक्वस पोटेशियम क्लोराइड एंड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड है। सजेस्ट करो हाउ the student could use to aqueous potassium chloride and aqueous potassium bromide to make it easier to decide whether P contains chloride ion और bromide ion। कैसे करोगे फर्क कि उसमें क्लोराइड है या ब्रोमाइड है? तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट डाल दो उसके अंदर, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, और उसके बाद कलर को कंपेयर कर लो किसके साथ? एक थर्ड कलर के साथ। तो आप बोलेंगे, मतलब मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल add aqueous silver nitrate solution in two different test tubes containing हेलाइड्स, ठीक है। सपोज करो अब आपने क्या किया, व्हेन पीपीटी फॉर कंपेयर इट विद व्हाइट पेपर, किसी वाइट पेपर से कंफर्म कर लो तो आपको समझ आ जाएगा वो ऑफ वाइट है या वाकई वाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है आप पेपर से कंपेयर करें, वाइट टाइल से कंपेयर कर लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे पीपीटी बन गए, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन है जो आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की है, तो अगर ये थोड़ा ऑफ वाइट होगा ज़रा हल्का सा तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा ना। ये देखो थोड़ा डिफरेंस नज़र आ जाएगा, और अगर ये वाइट होगा तो भी नज़र आ जाएगा। तो वो ऑफ वाइट और ऑफ वाइट में थोड़ा सा मुश्किल होता है डिफरेंस करना। तो अब क्या करना चाहिए आपको? आपको कंपेयर कर लेना चाहिए इसको किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ, किसी दूसरे पीपीटी के साथ जो वाइट हो, सही है। या अगर आपने पहले से क्लोराइड और ब्रोमाइड के पीपीटी बनाए हुए हैं, सपोज करो आपने आपने नोन सॉल्यूशन बनाया हुआ है कि यार मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्लोराइड रखा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमाइड रखा, मैंने खुद रखा। अब मैंने दोनों के क्या बना लिए? पीपीटी बना लिए। अब यहाँ जो पीपीटी बनाए, मैंने पहले एक टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब के साथ लाया, ऐसे साथ रखा और चेक किया कि फ़र्क है नहीं है। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब को लाया, साथ रखा और चेक किया, तो कर सकते हैं। तो आप अपने प्रेसिपिटेट की कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपको यहाँ पे लेवरेज देगा, ठीक है, कि कंपैरिजन कर सकते हैं आप। तो आपने पहले से टेस्ट किया हो क्लोराइड और ब्रोमाइड का, उनकी पीपीटी रखे हो, और आपने जो नया टेस्ट किया है आपने उस टेस्ट ट्यूब को सामने रखा, पहले एक को कंपेयर किया, नहीं है अलग है, फिर दूसरे को कंपेयर किया, ओ इस जैसा है, तो उससे भी पहचान सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ आ जाए। द स्टूडेंट adds dilute hydrochloric acid to another solution and gas is produced, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला
और कह रहा है गैस प्रोड्यूसर, द गैस पास थ्रू लाइम वाटर, डिस्क्राइब हाउ द गैस कैन बी पास थ्रू द लाइम वाटर। यानी तरीका पूछ रहा है आपसे कि कैसे आपने किया। ड्रॉ, यू मे ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू हेल्प यू। यार ये अच्छा कर देता है ना, सबसे पहले ये लेबल डायग्राम। अब आप देखो बेटा, एक बॉइलिंग ट्यूब है, देखते जाना, हम पूरा सेटअप समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, इसमें HCl लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इन्हें एक काम और करना है, एक ऐसे रबर का कॉर्क होता है, उसमें से ट्यूब लगी हुई होती है, ठीक है। यूं करके, और एक टब होता है जिसमें लाइम वाटर रखा होता है, ऐसे। ये क्या है, लाइम वाटर टब। इसे कहते हैं डिलीवरी ट्यूब, इसे कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें, जैसे ही आप इसमें कोई वो डालेंगे, सही है, अनदर अनदर सोल्यूशन एंड द गैस प्रोड्यूस, ठीक है। अब सपोज करो बेटा, उस सॉल्यूशन के अंदर ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है। कार्बोनेट आयन थे, आपने उसमें HCl डाल दिया। जैसे ही आप उसमें HCl डालें, फौरन से इसको उठा के यहां लगा दें, इसके ऊपर लगा दें ऐसे, ये देखिए, फटाफट लगा दिया। और इस डिलीवरी ट्यूब को आपने किस में लगाया हुआ है, लाइम वाटर में। तो ये लाइम वाटर यहां पे क्या हो जाएगा, टर्न्स मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं कि हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो यू में उसने लिखा हुआ यू में ड्रॉ, तो आप सिंपल काम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर, डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, हाउ द गैस इज पास थ्रू, यूज अ टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब, जो भी आप लिखेंगे, टेस्ट ट्यूब to make solution of aqueous HCl and solution containing carbonate ions, and so then immediately fix a delivery tube immersed in lime water, ठीक है। तो हमने फटाफट चेक कर लिया उसको। तो ये इस तरीके का एक तरीका होता है। तो आप लेबल डायग्राम अगर बनाएंगे ना, तो आप एक खूबसूरत, ये तो मैंने रफ बनाई है, आप उसे इम्प्रेस करने के लिए खूबसूरत सी डायग्राम बना सकते हैं। ये लेबल है, मैं आपके लिए ना बना देता हूँ अच्छी, जो आपको पेपर में बनानी चाहिए। ये लें, थोड़ी खूबसूरत डायग्राम बना देते हैं कि एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाए, है ना। हम ट्राई करते हैं। तो देखिए बेटा, जो बात हम कह नहीं पाए वो हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे, कैसा। और वो हमें खुद कह रहा है आप डायग्राम बना सकते। तो बेटा ऐसी बनानी है डायग्राम। ये देखिए, ठीक है। लेबल अच्छे तरीके से कीजिएगा इसको, देखिएगा।
यहाँ आप लिखें दिस इज टेस्ट ट्यूब या बॉय, आपने ऊपर टेस्ट ट्यूब लिखा है तो आप इसको टेस्ट ट्यूब लिखें। इसे लिखेंगे डिलीवरी ट्यूब, इसे लिखेंगे टब या बीकर कंटेनिंग लाइम वाटर, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो जो बात हम सही तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाए उसे हम लोगों ने डायग्राम से बना दिया। तो आई होप एग्जामिनर समझ जाएगा कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा, कह रहा है कॉपर टू कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, कॉपर टू कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर सल्फेट कार्बोनेट और वाटर दे रहा है। ठीक है, द वर्ड इक्वेशन ये रही। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, यानी आपने कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करनी है व्हेन अ नोन मास ऑफ, आपने मास जो आपने लिया हुआ है गिवन मास, कार्बोनेट कंप्लीटली रिएक्ट का मतलब हो गया कॉपर कार्बोनेट लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, तभी तो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब है अगर कॉपर कार्बोनेट लिमिटिंग है तो ये हो जाएगा एक्सेस। Your plan must include the use of common laboratory apparatus, dilute sulfuric acid, copper to carbonate, no other chemical should be used. Your plan must include apparatus needed, method to use the measurement, procedure to ensure, खास बात है, that the volume measured is accurate, यानी लॉस ना हो, रिपीट करें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वगैरह। यू मे ड्रॉ डायग्राम टू हेल्प योर आंसर, ये सबसे अच्छी चीज है ना। देखो बेटा मैं आपको आइडिया देता हूं, अगर हम एक फ्लास्क लें, उस फ्लास्क में कॉपर कार्बोनेट का मास वे करके डालें, और इसमें गैस कलेक्ट करनी है ना, तो एक गैस सिरिंज लगाएं, और इसमें एक थीसिल फनल लगाएं जिसमें टैप होती है ऐसे, और रबर के कॉर्क से इसको कर दें ताकि इंश्योर हो जाए कुछ चीज जाया ना हो रही है। ये हो गया कॉपर कार्बोनेट, यहां से डालेंगे एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, यस ठीक है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गई आपकी थिसिल फनल विद टैप, टैप के साथ है ये हो गई आपकी गैस सिरिंज, और ये मेक श्योर करने के लिए कि गैस लीक ना हो, रबर का कॉर्क होता है ये, ठीक है। ये हमने बना दी लेबल डायग्राम। अब हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे वन बाय वन, पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दें ज्यादा अच्छा है। वे accurately by difference in mass of copper carbonate with the help of electrical balance। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। पुट द नोन मास, और ये डिफरेंस का मतलब होता है इनिशियल फाइनल करके जो आपने डाला है, तो आपके पास एग्जैक्ट मास आ जाएगा कितना है, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट वे करेंगे कितना लोग या नहीं, तो जो आपने किसी बीकर में, किसी वेइंग बोर्ड में आपने मास वे किया, उसके बाद आपने ट्रांसफर किया, फिर आपने री वे कर लिया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि कितना मास मैंने ऐड किया, तो इसको बोलते हैं, सही है। पुट द नोन मास ऑफ
copper carbonate in conical flask, then fix thistle funnel and gas syringe with the help of रबर कॉर्क, उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखें, एड aqueous hydrochloric acid from thistle funnel by opening tap, then close it to make sure no loss of gas। हो गया। collect volume of carbon dioxide in gas syringe and wait till no more effervescences seen in solution। आपको कैसे पता चलेगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड, अरे यार ऐड HCl लिख दिया, सॉरी, ऐड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ऐड एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि सॉल्यूशन जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया? आपको हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंसेस प्रोड्यूस होंगे और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में से बबल्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, तो लिमिटिंग है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जब बबल्स प्रोड्यूस होना या उस सॉल्यूशन में बबल्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये होगा बेटा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है बेटा, खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि वेट करना है, कब तक बेटा? जब तक एफरवेसेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हों तब तक वेट करो। और उसके बाद ठीक है, तो कलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेंज एंड वेट till no more effervescence is seen। और मेक श्योर करने के लिए, जैसे इसने यहां पे बोला है एक्यूरेट के लिए बेटा, रिपीट द प्रोसीजर, रिपीट द प्रोसीजर by using same amount and same volumes। इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाया भी। तो इस तरह के सवाल आपको देता है बेटा, और थोड़ा सा आपको अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी होती है उसमें। मुझे उम्मीद है बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।